लेक्चर है आज, उसके आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आज का टॉपिक है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहां पर आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि दोनों अलग चीज है। ओके, तो हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में अब यहां पे देखने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, टेम्परेचर या केमिकल कंपोजिशन, ये सभी प्रॉपर्टीज जो है टाइम के साथ जब चेंज नहीं करे तो हम लोग कहेंगे कि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ओके, आपको ध्यान में रखना है, प्रेशर चेंज नहीं करना चाहिए टाइम के साथ, टेम्परेचर नहीं करना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जितने भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं ये टाइम के साथ वैरी नहीं करना चाहिए। अगर वैरी नहीं हो रहा हो तो सिस्टम आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, अब इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा जब वो सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम में होगा। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी आपका सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सेकेंड है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। एंड थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन यदि फुलफिल हो रहा हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। मान लीजिए कहीं पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका सिस्टम है बट थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आप उस सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं बोल सकते हैं। ओके, तीनों होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो यहां पर देखिए थर्मल लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहां पर टेम्परेचर से रिलेटेड चीज होगा, और इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर होगा। इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब इस चीज को थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कप चाय है और इस चाय को आप रूम में लाके रख दिए हैं, ये आपका रूम है। रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है और इस चाय का टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और आप इस चाय पे अपना कंसंट्रेशन फोकस किए हुए हैं, दैट मीन्स आपके लिए ये सिस्टम हो गया, ये आपके लिए सिस्टम हो गया। तो यहां पर देखिए सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग तो आपका क्या है 30 डिग्री सेल्सियस पे है और सिस्टम आपका 50 डिग्री सेल्सियस पर है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए टेम्परेचर डिफरेंस है, सराउंडिंग एंड सिस्टम के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो वहां पर हीट ट्रांसफर होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ओके, तो यहां पर हीट ट्रांसफर होगा, और हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा, तो हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर डायरेक्शन में होगा, यानी यहां से देखिए हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा रूम में। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका चाय जो है वो ठंडा होते जाएगा। अब आप यहां पे सोचिए, इस चाय का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार डिक्रीज करते रहे। कब तक डिक्रीज होगा, तो जब तक इस रूम का टेम्परेचर और इस चाय का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, तब जाके आपका क्या होगा, चाय का टेम्परेचर फिर रिड्यूस नहीं करेगा।
अब एक चीज आप यहां पे और भी ध्यान दीजिए, रूम बहुत बड़ा होता है बट कप में जो चाय है उसका अमाउंट काफी कम है रूम के कंपैरिजन में। तो इस चाय से जो हीट रूम में जा रहा है, तो इस हीट के कारण क्या रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रूम का कैपेसिटी ज्यादा है और चाय से जो हीट निकल रहा है उसका अमाउंट काफी कम है। तो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, बट इस चाय का टेम्परेचर धीरे धीरे घटते रहेगा और ये घटते घटते क्या हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे ही इस चाय का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, अब यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर मिल चुका है, सेम टेम्परेचर यहां पे आ गया है, अब हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ही हीट ट्रांसफर नहीं होगा और सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों सेम आ चुका है 30 डिग्री, तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ द सराउंडिंग्स। यहां पर सिस्टम सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। दैट मीन्स इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम हो चुका है। यही है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए अब बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे लोड्स के बारे में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? किसी भी बॉडी पे बहुत तरह का लोड काम करता है। यदि वहां पर नेट लोड, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बॉडी के लिए नेट लोड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में नेट लोड वहां पे यदि 0 काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। वहां पर अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, सभी फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब यहां पे पार्टिकुलर डायरेक्शन मैंने आपको बताया। पार्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए लोड एक्ट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जितना भी नेट लोड होगा वो 0 होना चाहिए। ओके, वाई डायरेक्शन में जितना लोड एक्ट कर रहा होगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप बोलेंगे कि बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े भी होंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन करके पढ़े होंगे। आप क्या पढ़े होंगे? समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी लोड काम कर रहा है उसका समेशन 0 होना चाहिए। ओके, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बॉडी पे वर्टिकल डायरेक्शन में जितना भी लोड काम कर रहा होगा उस सभी को आप ऐड कर दीजिए और वो 0 होना चाहिए। एंड मोमेंट भी 0 होना चाहिए। किसी भी बॉडी पे नेट मोमेंट भी 0 होना चाहिए, ठीक है। नेट मोमेंट 0 बोलने का क्या मतलब है? वहां पर जितना क्लॉकवाइज मोमेंट काम कर रहा होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी काम करना चाहिए, तभी आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो समेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यही 3 कंडीशन है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा आपने। ओके, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यही है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? इक्वलिटी ऑफ फोर्स। इक्वलिटी ऑफ फोर्स, या आप सिंपली प्रेशर भी बोल सकते हैं, फोर्स या प्रेशर। ओके, अब आइए थर्ड कंडीशन, केमिकल इक्विलिब्रियम।
केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है इसको समझते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है सिस्टम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उस सिस्टम में जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो मैटर है, उस मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप कहेंगे कि सिस्टम हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, या आप ये भी बोल सकते हैं कि वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, दैट मीन्स सिस्टम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा तो केमिकल कंपोजिशन वहां पर क्या होगा, सेम रहेगा। ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हैं और नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये यदि वहां पे हो रहा है दैट मीन्स आपका सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है माय डियर, तभी आपका सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, कौन सा तीन कंडीशन है? पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स टेम्परेचर सेम होना चाहिए। सेकेंड है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स फोर्स या प्रेशर सेम होना चाहिए। सेम बोलने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करना चाहिए। और यही पॉइंट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होगा, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल कंपोजिशन, ये सभी टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलिए, ये हो गया आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे मूव किया जाए। अब है प्योर सब्सटेंस। तो देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कब होगा, उसका दो कंडीशन है। ठीक है, और वो दोनों कंडीशन क्या है पहले वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। फॉर ए प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट कंडीशन है उसका केमिकल कंपोजिशन इज होमोजेनियस। एंड सेकेंड कंडीशन इज केमिकल एग्रीगेशन। एग्रीगेशन बोलने का मतलब है बॉन्डिंग, तो मैं यहां पे बॉन्डिंग लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। केमिकल बॉन्डिंग इज होमोजेनियस। मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा तो आप टेंशन मत लीजिए। ये दो कंडीशन है। कोई भी सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस तभी कहलाएगा जब उसका केमिकल कंपोजिशन होमोजेनियस हो एंड केमिकल बॉन्डिंग भी होमोजेनियस हो। ठीक है, अब यहां पे बात आता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, जिसे मैंने आपको बोला केमिकल एग्रीगेशन भी हम लोग कहते हैं, तो यहां पे आपका लिखा हुआ है केमिकल एग्रीगेशन। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में केमिकल एग्रीगेशन बोल दिया तो आपको मालूम होना चाहिए दैट मीन्स वो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बोल रहा है। ओके,
तो कोई भी सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। यदि एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, सेकेंड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। दोनों होना चाहिए। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल एयर। एयर क्या है आपका? प्योर सब्सटेंस। कैसे? समझिए इसको अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए जैसे अभी आप दिल्ली में हैं, ओके, और एक आपका दोस्त जो है वो आगरा में है, ओके। तो जो एयर का केमिकल कंपोजिशन होगा, एयर का जो केमिकल कंपोजिशन होगा, ठीक है, क्या वो चेंज रहेगा दोनों प्लेस पे? नहीं माय डियर, दोनों प्लेस पे केमिकल कंपोजिशन तो सेम रहेगा, ओके। फिर केमिकल बॉन्डिंग भी हर एक जगह सेम रहेगा एयर के केस में, ठीक है। मतलब यहां पे कोई भी चीज वेरी नहीं करेगा। आप कहीं पे भी चले जाइए, एयर में जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग वो भी सेम रहेगा। आप जानते हैं एयर का कंस्टिट्यूएंट जानते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ इनर्ट गैस होता है, ठीक है। फिर आपका वाटर वेपर भी होता है एयर में। तो वाटर वेपर के बारे में आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। वाटर वेपर जो है, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वाटर वेपर तो सर चेंज होगा, तो ये प्योर सब्सटेंस कैसे है? तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, वाटर वेपर तो चेंज होगा। एयर में जो वाटर वेपर होगा ये तो प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में जहां पे हैं आप, उस एयर में वाटर वेपर थोड़ा कम हो, उसका क्वांटिटी थोड़ा कम हो। और जो आपका फ्रेंड आगरा में है, वहां पर एयर में वाटर वेपर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मान लीजिए उसका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ क्वांटिटी का बात नहीं हो रहा है माय डियर, ठीक है। मैंने आपको क्वांटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, क्वांटिटी से मतलब ही नहीं है। वाटर वेपर दैट मीन्स H2O। तो दिल्ली में आपका H2O वाटर वेपर, ठीक है, यही वाटर वेपर आपका आगरा में भी है। क्वांटिटी से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्वांटिटी कितना भी हो जाए, कंपोजिशन तो सेम है। यहां पर देखिए H2O है, दैट मीन्स केमिकल कंपोजिशन 2:1। यही केमिकल कंपोजिशन आगरा में भी हर जगह होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉन्डिंग का बात आता है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ बॉन्ड किया हुआ है। यही हाल आगरा में भी है, हर जगह पर यही होगा। इसीलिए एयर को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ओके माय डियर। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है, मैं आपको यहां पे 3 सिस्टम लेके दिखा रहा हूं। ये 3 सिस्टम मैंने लिया है, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। यहां मान लीजिए वाटर है, नीचे में वाटर है, और फिर यहां स्टीम है। इसमें आइए सेकेंड फिगर में, यहां पर वाटर है और इसमें H2+O है। थर्ड फिगर में देखिए, यहां वाटर है और यहां पर H2+O2 है, H2+O2। अब आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि बताइए कि इस तीनों फिगर में प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले फिगर ए के बारे में देखते हैं। वाटर यहां पर है, वाटर दैट मीन्स H2O। ऊपर में देखिए स्टीम है,
ये भी आपका H2O है। स्टीम क्या है? वाटर का गैसियस फेज है, ठीक है। तो कंपोजिशन तो सेम रहेगा, H2O ही रहेगा, वाटर ही तो है बट वो गैसियस फेज में है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए यहां पे, तो वाटर H2O दैट मीन्स इसका केमिकल कंपोजिशन 2:1, इसका भी केमिकल कंपोजिशन 2:1, ओके। और यहां पे बॉन्डिंग का बात देख लीजिए, बॉन्डिंग के केस में क्या होगा, दोनों ही केस में माय डियर, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन is bonded with 1 atom of oxygen, ओके। तो देखिए बॉन्डिंग भी होमोजीनियस है, दैट मीन्स सेम है, बॉन्डिंग भी सेम है, केमिकल कंपोजिशन भी सेम है, इसका मतलब ये क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था माय डियर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन था सीसी, केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन भी है। सेकेंड क्या था कंडीशन प्योर सब्सटेंस होने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, मैं इसे सीबी लिख रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग। तो यहां पर केमिकल बॉन्डिंग भी होमोजीनियस है, इसका मतलब क्या है, सेम है, पूरे सिस्टम में केमिकल बॉन्डिंग सेम है एंड पूरे सिस्टम में केमिकल कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म है, सेम है, इसका मतलब ये सिस्टम आपका प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इस सब्सटेंस को आप प्योर सब्सटेंस कहेंगे। सो दिस इज द प्योर सब्सटेंस। ये आपका प्योर सब्सटेंस हो गया। अब चलिए अब आते हैं सेकेंड फिगर पे। अब यहां से देखिए, वाटर H2O, केमिकल कंपोजिशन 2:1, फिर यहां पर देखिए H2+O है, तो यहां भी केमिकल कंपोजिशन 2:1 ही होगा, केमिकल कंपोजिशन 2:1 ही होगा। लेकिन यहां पर देखिए इस केस में, वाटर के केस में आप जानते हैं कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वाटर के केस में तो ये है जी, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, बस यहीं से एरो करके दिखा दे रहा हूं, वाटर के केस में तो यही होगा, हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ बॉन्ड किया हुआ है। लेकिन यहां पर आके देखिए H2+O है, H2+O है, तो क्या यहां पे बॉन्ड बना रहा है, नहीं माय डियर, बॉन्ड यहां पे नहीं बन रहा है, ये तो मिक्सचर हो गया, ये तो मिक्सचर हो गया, H2+O है, it is not bonded, it is a mixture, it is a mixture। अब आप खुद ही देख लीजिए, केमिकल कंपोजिशन फर्स्ट कंडीशन जो था प्योर सब्सटेंस होने के लिए, केमिकल कंपोजिशन तो यहां पर होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, तो ये आप टिक कर दीजिए, ये हमें मिल गया। बट सेकेंड कंडीशन जो है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग यहां पे यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यहां पे डिफरेंट है, वाटर में बॉन्डिंग तो है बट ऊपर में H2+O है, तो वो तो बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, वहां पे मिक्सचर है, तो केमिकल बॉन्डिंग यूनिफॉर्म नहीं हुआ। तो दो कंडीशन में एक कंडीशन मिल गया हमें बट एक कंडीशन नहीं मिल पाया, तो इस सब्सटेंस को आप प्योर सब्सटेंस नहीं कहेंगे, नॉट प्योर सब्सटेंस, नॉट प्योर सब्सटेंस, ओके। चलिए
अब थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड केस में क्या होगा। वाटर, इसका केमिकल कंपोजिशन 2:1, H2 प्लस O2, तो इसका क्या होगा 2:2, 2:2, केमिकल कंपोजिशन इसका 2:2 हो गया। तो 2:2 है, तो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन जो आपका होता है केमिकल कंपोजिशन, ये तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, अलग अलग हो गया ना। 2:1 वाटर का है और H2 प्लस O2 का केमिकल कंपोजिशन 2:2 है, तो सेम नहीं हुआ, होमोजीनियस नहीं हुआ। ओके, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या था आपका, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग भी क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो नहीं है माय डियर। ये क्या हो गया, ये तो मिक्सचर है, दिस इज ए मिक्सचर, ये तो बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, मिक्सचर है ये। तो केमिकल बॉन्डिंग भी यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं किया, दोनों कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हुआ है। सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉट ए प्योर सब्सटेंस, नॉट प्योर सब्सटेंस। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही है आपका प्योर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस तभी कहेंगे जब उसका केमिकल कंपोजिशन और केमिकल बॉन्डिंग यूनिफॉर्म हो, ठीक है, दैट मीन्स कांस्टेंट हो, चेंज नहीं करे, तो उस सब्सटेंस को आप प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और उसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपको बताया एयर। और देखिए, यदि आप आईसी इंजन पढ़े होंगे, ठीक है, तो आईसी इंजन में जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट मिलता है हमें, एग्जॉस्ट प्रोडक्ट, तो उस एग्जॉस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, जितना भी प्रोडक्ट रहता है वो सभी मिक्स किया हुआ रहता है, बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स किया हुआ रहता है। तो वो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट भी आपका प्योर सब्सटेंस है। ओके, क्योंकि जब इंजन में वो चीज़ वर्क कर रहा होता है तो वहाँ पर अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बोरेशन वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, मिक्सिंग होता है। तो जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट है, एग्जॉस्ट, ठीक है, तो उसमें सब कुछ अच्छे से मिक्स रहता है, तो वहाँ पर केमिकल कंपोजिशन भी होमोजेनियस होगा एंड केमिकल बॉन्डिंग भी होमोजेनियस होगा, तो उस एग्जॉस्ट प्रोडक्ट को भी आप प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब है माय डियर प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम का प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब इस चीज को देखते हैं अच्छे से, प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके, मैंने आपको बताया था सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या है, जिस चीज का हम लोग स्टडी करते हैं, जिस पे हम लोग अपना कंसंट्रेशन को फोकस करते हैं स्टडी करने के लिए, उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। ओके, अब मान लीजिए ये रूम है, इस रूम का मुझे स्टडी करना है, ठीक है। अब इस रूम का स्टडी करने का मतलब क्या है, इस रूम में जो सब्सटेंस है, इस रूम में जो सब्सटेंस है इसका हमें स्टडी करना होगा। या मान लीजिए यहीं पे एक कप चाय रखा हुआ है और मैं इस चाय को ऐसे करके देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ उस चाय को, यानी मेरे लिए सिस्टम ये चाय हो गया। अब यदि आपको बोला जाए कि आप सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर जो वर्किंग सब्सटेंस है, उस सिस्टम में जो मैटर है, उसके बारे में बताइए मुझे, आप स्टडी करके बताइए, ठीक है। तो आप कैसे बता पाएंगे, तो देखिए, आप जब स्टडी करेंगे, तो मान लीजिए आप चाय का स्टडी कर रहे हैं, तो आप टेम्परेचर से बता पाएंगे, आप बताएंगे स्टडी करने के बाद कि हाँ सर इसका टेम्परेचर इतना है। ओके, फिर आप उसका वॉल्यूम भी बता सकते हैं स्टडी करने के बाद। ओके, फिर आप उसका प्रेशर भी बता सकते हैं, प्रेशर भी बता सकते हैं। फिर देखिए, आप उसका स्मेल भी बता सकते हैं, स्मेल से भी आप समझ सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सा सब्सटेंस है। सब्सटेंस को जानने के लिए आप स्मेल से भी तो बता सकते हैं। फिर आप टेस्ट से भी बता सकते हैं,
टेस्ट से भी बता सकते हैं ETC। तो इन सभी चीज़ों से आप सिस्टम को बता सकते हैं, सिस्टम के बारे में आप बता सकते हैं कि हाँ सर ये सब इसका है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये जितने भी चीज़ें हैं इस सभी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है, जिन जिन चीज़ों के हेल्प से आप सिस्टम के बारे में कुछ बता पा रहे हैं उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे पर बात आता है कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होगा उसे हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी इस सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जिसे मेजर कर सकते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग प्रॉपर्टी कहेंगे। ओके, दैट मीन्स आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप स्मेल को मेजर नहीं कर सकते हैं, टेस्ट को मेजर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। तो ये तीनों आपका क्या हो गया, ये तीनों आपका प्रॉपर्टी होगा। यानी प्रॉपर्टी क्या है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स is known as property of the system। is known as property of the system। सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होगा उसे हम लोग सिस्टम का प्रॉपर्टी कहेंगे। अब यहां से देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसमें कोई वर्किंग सब्सटेंस है और आप इस पर स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपके लिए सिस्टम कहलाएगा। और आप स्टडी करने के बाद इसका प्रेशर कुछ बोल रहे हैं आप, इसका टेम्परेचर आपने कुछ बताया, फिर आप इसका वॉल्यूम भी कुछ बताए आप, ये तीनों चीज़ आपने बताया। ओके, डेंसिटी भी, तो आप तीन ही लेके चलिए, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों आपने बताया स्टडी करने के बाद, ठीक है। ओके, और ये क्या है, प्रॉपर्टी है। यानी प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई करता है, जो किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई करेगा कि हाँ सिस्टम का प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है एट द टाइम, उस टाइम में। ये हमेशा सेम नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहता है माय डियर। ये जो प्रॉपर्टी आप मेजर कर रहे हैं ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये चेंज होगा। ओके, तो किसी भी पार्टिकुलर टाइम में आप जो उसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं, सिस्टम का जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, वो क्या करता है, वो सिस्टम को स्पेसिफाई करता है एट दैट टाइम, उस टाइम में सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहा है कि हाँ बाबू इस टाइम प्रेशर इसका इतना है, टेम्परेचर इसका इतना है, वॉल्यूम इसका इतना है। तो ये तीनों क्या कर रहा है, ये तीनों सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहा है। कुछ टाइम के बाद मान लीजिए आपका पिस्टन यहां आ जाएगा, जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो आपका वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा जी, अब आपका वर्किंग सब्सटेंस इस पूरे स्पेस में होगा, इस पूरे स्पेस में होगा ना, यानी एक्सपेंशन हुआ है।
तो एक्सपेंशन हुआ है तो आप खुद सोचिए वहां पर क्या होगा, प्रेशर वहां पर रिड्यूस हो गया होगा, प्रेशर घट गया होगा। आपने हीट सप्लाई किया इसमें तो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया होगा, वॉल्यूम भी देखिए इंक्रीज कर गया, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गया ना जी। जब पिस्टन आपका यहां पर आ गया, ठीक है, किसी और टाइम में, कुछ टाइम के बाद, तो वहां पर आप देखिए अब सिस्टम का प्रेशर कुछ और होगा, टेम्परेचर कुछ और होगा, वॉल्यूम कुछ और होगा, तो प्रॉपर्टी तो चेंज कर गया। लेकिन इस कंडीशन में, इस टाइम में जब आपका पिस्टन यहां पे है, तो उस टाइम उस सिस्टम के बारे में कौन बता रहा है, सिस्टम को स्पेसिफाई कौन कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला प्रॉपर्टी जो है उस सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहा है। और जब पिस्टन आपका यहां पर है तो उस टाइम इस सिस्टम को कौन स्पेसिफाई कर रहा है, सिस्टम के बारे में कौन बता रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये प्रॉपर्टीज बता रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विच स्पेसिफाई द सिस्टम, ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। The measurable characteristics which specify the system is called property of the system। ओके, तो ये प्रॉपर्टी के बारे में बेसिक आइडिया था। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं ये आपने देख लिया, जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होगा उसे हम लोग प्रॉपर्टी कहेंगे। फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, ये सभी इसका एग्जांपल हो गया। तो चलिए मैं एग्जांपल भी आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे। एग्जांपल क्या हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितना भी एनर्जी होगा वो सभी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, तो ये सभी क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव किया जाए। अब हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी।